अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, 2-3 अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। एक अहम मुलाकात होने जा रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, और ये मुलाकात किससे है, इसका एजेंडा क्या है, ये आपको बताएंगे आज के वीलॉग में। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पीर के रोज़ वकला क्या करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब एक अहम खिताब में क्या ऐलान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पीडीएम ने जो इजलास किया है उन्होंने क्या अब हिकमत अमली बनाई है, किस तरीके से आगे चलना है, कैसे इलेक्शन ना करवाने का जो उनका एजेंडा है उसको मुसल्लत करना है। तो ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे आज के वीलॉग में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यूं ही मैं सोच रही थी कि 1 अप्रैल था और ज़रा कॉन्शियस रहना चाहिए कि कोई फूल ना बनाए। लेकिन फिर मैं ये सोचने लगी कि हमारी कौम की तो बदकिस्मती ये है कि सिर्फ 1 अप्रैल ही क्या, सारा साल ही हमें फूल बनाया जाता है, सारा साल ही हमारी आंखों में धूल झोंकी जाती है, सारा साल ही हमें भेड़ बकरियां समझा जाता है और हमें ये बताया जाता है कि सब आइन और कानून के कितने मतवाले हैं। हमें बताया जाता है कि उनको गरीबों का दुख दर्द कैसे अंदर ही अंदर घुलाए चले जा रहा है, और हमें बताया जाता है कि दूसरा कितना झूठा, चोर और मुनाफिक है और वो कितने पाकबाज हैं। ये सारा साल ही खेल चलता है और ये फूल बनाने का अमल जारी और सारी रहता है। लेकिन हम भी पता नहीं क्यों फूल बनते चले आ रहे हैं और 75 सालों से फूल बन रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि जो हमें मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है वो बिल्कुल हूबहू सही है और वही तारीख़ है, वही हकीकत है। इसके बरक्स क्या कुछ होता रहा है, खिलवाड़ यहाँ पर किसने मुल्क को इस नहज पर पहुँचा दिया है, इसकी कहानी कुछ और ही हमें बताती है। बहरहाल फूल मत बनिएगा और फूल बनाने का अमल जारी है। अब नवाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लंदन से बैठकर, और उन्होंने कौम को ये बताया महंगे तरीन अपार्टमेंट्स में बैठ के, जो दुनिया में महंगे तरीन अपार्टमेंट्स हैं, जो उन्होंने ख़रीदे भी नहीं और जो कहाँ से आए उनको पता भी नहीं, उन अपार्टमेंट्स में बैठ के नवाज शरीफ साहब कौम के दर्द में मुब्तला थे और वो बता रहे थे कि उन्हें आइन और कानून की हुक्मरानी बड़ी अजीज़ है। वो शख्स जो 3 सालों से बाहर बैठा है और अदालत को मतलूब है, इश्तिहारी है, मफरूर है, लेकिन वो बता रहा था कि आइन की सरबुलंदी बड़ी ज़रूरी है और कानून की सरबुलंदी बड़ी ज़रूरी है। और वो शख्स जो कि इस वक्त तक जिसका स्टेटस ये है कि वो मुजरिम है, वो ये कह रहा था कि उसको उसकी पसंद का एक पूरा बेंच चाहिए जिसके ऊपर उसे एतबार हो और उसके बगैर वो फैसला तस्लीम नहीं करेगा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का। और वो ये बता रहा था कि किस तरह उसके दौर में दूध और शहद की नहरें बह रही थीं और किस तरह से आज जबकि उसके भाई की हुकूमत है तो ये सारे जो मसाइल हैं इस वक्त जो पिछले 1 साल में हमें नज़र आ रहे हैं वो सब इमरान खान की वजह से हैं। तो फूल बनाने का अमल बड़े अरसे से जारी है। अब ये अवाम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक फूल बनती है और किसको समझती है कि वो फूल बना रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि पता नहीं इमरान खान साहब फूल बना रहे हैं या ये जमातें फूल बना रही हैं, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी वो चाहते हैं। लेकिन अब ये फैसला करना इतना मुश्किल नहीं है। ये फैसला करना अब आवाम के लिए इतना मुश्किल इसलिए भी नहीं रहा कि अब आवाम काफ़ी हद तक बाशऊर हो चुके हैं। सोशल मीडिया ने जो एक इनकलाब बर्पा कर दिया है और उसके साथ साथ जो एक रसाई हो चुकी है मुख्तलिफ मालूमात तक, अब अपनी पसंद का, अपनी मर्ज़ी का एक एजेंडा या मालूमात सिर्फ शेयर नहीं होती बल्कि हर चीज़ तक लोगों की रसाई है, जिसके बाद अब लोग सच और झूठ में अपने तौर पर फ़र्क करने में काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि खुद कफील हो चुके हैं। तो ऐसे में अब लोग अब वाज़े हैं कि उनको क्या चाहिए। यही वजह है कि कैलकुलेशंस गलत साबित हुई और 1 साल से कोशिश के बावजूद भी इस तहरीक को दबाया नहीं जा सका। इससे पहले पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा कि कोई शख्स हुकूमत से निकाला गया हो और वो अवाम में इस कदर मकबूल हो जाए कि बड़े बड़े ताकतवर हल्के उसकी मकबूलियत से खौफ खाने लगें। हत्ता कि पुरानी देरीना दुश्मन जमातें भी आपस में हाथ मिलाकर लट लेकर उसके पीछे पड़ जाएं और फिर भी वो किसी से तस्खीर नहीं हो रहा। ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इसकी वजह यही इनकलाब है जो कि इस वक्त एक शऊर की सूरत में अवाम में आया है और ये आ चुका है और ये पीछे हटने को तैयार नहीं। भले आप इसके ऊपर जबरी तशद्दुद करें, जुल्म तशद्दुद करें, उसको इनके डिसइंफॉर्मेशन दें, जो भी उसके साथ करें, फ़िलहाल तक तो ये तहरीक जारी और सारी है। मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान साहब का कामयाब होना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो कोई आके बड़ा मुल्क में इनकलाब बर्पा कर देंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर समझती हूँ कहीं ना कहीं कि इस तहरीक का कामयाब होना इसलिए ज़रूर ज़रूरी है ताकि लोगों की उम्मीद बाकी रहे, अवाम को ये मालूम रहे कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो अपने आप को बेबस महसूस ना करें,
वो ये मत समझें कि हमेशा से मुल्क जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। ये हमेशा से जैसे काबिज रहे हैं लोग, इस तरह ही काबिज रहेंगे और वो कुछ नहीं कर सकते। चाहे उनके ऊपर जितना मर्जी जुल्म सितम हो, उन्हें ऐसे ही रहना है, ऐसे ही सहना है। ये जो तहरीक है, ये बेसिकली एक उम्मीद है। ये लोगों के अंदर ये उम्मीद है कि हम अपनी किस्मत का फैसला खुद करेंगे और अपने आप की तकदीर खुद बदलेंगे। यही तहरीक है। इस बात से आप हट जाइए कि इमरान खान सामने आए या नवाज शरीफ सामने आए या कोई भी लीडर सामने आए। कल इमरान खान आए, नहीं परफॉर्म करता, यही लोग शायद उसके खिलाफ भी हों, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि लोगों में ये अवेयरनेस आ जाना, ये उम्मीद हो जाना कि अगर वो यूनाइटेड हैं, एक कॉज के ऊपर इकट्ठे हैं, उसके लिए हिम्मत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो वो जीतेंगे। अगर ये उनकी उम्मीद टूट गई और ये मकसद हासिल ना हो सका तो शायद दोबारा पाकिस्तान को फिर सालों लगे ऐसा कोई इनकलाब बर्पा होने में। उसकी वजह ये होगी कि लोग ये जान लेंगे कि इतना कुछ करके भी, इतनी लंबी तहरीक चला के भी ताकतवर हल्के जीत गए और अवाम हार गए। वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो गए और अवाम अपना हक छीनने में नाकाम हो गए। तो मैं इसलिए ज़रूर चाहती हूँ कि तहरीक जीते, तहरीक कामयाब हो, ताकि लोगों की उम्मीद जारी रहे कि वो असल में सरचश्मा है ताकत का और जिसको वो चाहेंगे वो मुंतखब करें, जिसको वो चाहें निकाल बाहर करें हुकूमत से और कोई दूसरा उनके ऊपर ये फैसले मुसल्लत ना करें। लेकिन ये फैसले मुसल्लत करने का सिलसिला जारी है और पीडीएम ने कहा इजलास किया, उसमें तमाम जो 13 इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराह शरीक रहे, कुछ वीडियो लिंक से और कुछ जाहिर है ज़ाती तौर पर। और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया है कि जनाब हार नहीं माननी, लोगों की बात नहीं माननी, आइन जिस पर वाज़े है कि 90 दिन में इंतखाब होना है, ये बात नहीं माननी। लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाएगी, उन्हें कहा जाएगा कि जनाब ये बेंच ठीक नहीं, ये बंदा ठीक नहीं, ये चीफ जस्टिस ठीक नहीं, इसके साथी ठीक नहीं, लेकिन ये बात पे नहीं आएंगे कि फैसला तो ठीक है, सब कुछ खराब है लेकिन फैसला तो ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। फैसला ये किया है कि लड़ाई पूरी लड़ी जाएगी, तसादुम किया जाएगा, महाज आराई की जाएगी। फैसला आएगा तो नहीं माना जाएगा, फैसले के आगे डट जाया जाएगा और फिर उसके बाद किसी भी हद तक जाया जाएगा। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे, ये उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक लोग इनको नहीं निकालेंगे। ये बैठे रहेंगे, चिमटे रहेंगे, हर हद तक जाएंगे। ताकत कोई भी अपनी आसानी से नहीं छोड़ता, भले वो एक चौकीदार ही क्यों ना बैठा हो किसी अपनी कुर्सी पर, वो भी जल्दी अपनी सीट नहीं छोड़ता। तो ये तो फिर बड़े बड़े ताकतवर हल्के हैं जो कि कई सालों से बड़ा जमान है। पीडीएम डट चुकी है जनाब कि हम ये बात नहीं मानेंगे। ये भी तय किया है कि चीफ जस्टिस पर मजीद मुश्किलात बढ़ाएंगे। हो सकता है इनके खिलाफ एक रेफरेंस भी फाइल कर दिया जाए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और मजीद जजेस को भी अंडर प्रेशर किया जाए और उसके बाद पूरे सिस्टम को एक मुतनाज़ बनाकर ये कहा जाए कि हम फैसला नहीं मानेंगे। ये तय हो चुका है पीडीएम की इत्तेहादी जमातों में। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी एक हिकमत अमली बनाई है और इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी बनाई है। इसका मकसद ये है कि वो तमाम मुल्क की जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके साथ रब्ता करे, उनको एक लाइन में लेके आए और एक मुश्तरका तौर पर 1 पॉइंट एजेंडा कि इलेक्शन कराए जाएं मुल्क में, इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप किया जाए, एक इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। इस सिलसिले में चौधरी परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी ने MQM से भी राब्ते किए हैं, जमात इस्लामी से भी राब्ते किए हैं और सिंध की भी दीगर कुछ और जमातें हैं उनसे भी उन्होंने राब्ते किए हैं। तो एक ये भी अब एक सियासी हिकमत अमली के तौर पर भी ये मुख्तलिफ जमातों को ऑन बोर्ड लेने की एक अच्छी काविश हो सकती है। जो 2 लोग इन्होंने इसमें बिठाए हैं ये भी काफ़ी सियासी लोग हैं, पुराने सियासतदान हैं, मुख्तलिफ जमातों में इनके राब्ते भी हैं और सबके लिए बातचीत करने के लिए काबिल कबूल भी हैं। तो इस लिहाज से भी एक सियासी तौर पर ये अच्छी हिकमत अमली इमरान खान साहब की। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने एक दूसरी जो हिकमत अमली बनाई है वो वही है जो उनका एक आप कह लें कि ट्रम्प कार्ड है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वो है सड़कों पर लड़ाई। वो कहते हैं कि जनाब अब एक नए मरहले में उनकी जो तहरीक है वो शुरू हो चुकी है, दाखिल हो चुकी है और वो नया मरहला है बहाली आइन का मरहला। अब इस तहरीक को बहाली आइन की तहरीक में बदला जाएगा और जब तक मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे तब तक ये तहरीक जारी रहेगी और इस तहरीक में उनको वकला की भी सपोर्ट हासिल होने की अब तवक्को है, क्योंकि मुख्तलिफ लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी इस बात का ऐलान किया है और भी जो मुख्तलिफ बार्स हैं वो भी ऑन बोर्ड्स हैं कि चीफ जस्टिस से इजहार एकजाती के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो सुपरमेसी है, जो उनकी एक अमलदारी है फैसलों की, उसको यकीनी बनाने के लिए
और इसके साथ साथ आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीक चलाई जाएगी और वकला इस तहरीक का हरावल दस्ता होंगे। वकला का अगर इसी जोर से वो तहरीक चले जैसे कि हमने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में देखी थी, तो ये पाकिस्तान की इस हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो सकती है, क्योंकि आपने उस वक्त भी देखा था कि उस वक्त तो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, लेकिन उनको भी इस वकला तहरीक ने नाको चने चबवा दिए थे, जिसका इंजाम फिर आखिर में इस बात पर ही हुआ था कि जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने इक़्तिदार से हाथ धोने पड़े थे। अगर ये वकला उसी तरह की एक डट कर तहरीक चलाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हुकूमत के लिए काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन मुझे इसमें कुछ एक दो खदशात ज़रूर हैं। एक तो ये कि जाहिर है वकला तंजीमों में भी एक डिवीज़न मौजूद है, और जहाँ पर इंसाफ लॉयर्स विंग के वकला हैं वहीं पर नून लीगी वकला भी मौजूद हैं, और नून लीग यहाँ पर भी पूरी कोशिश करेगी कि वकला को डिवाइड किया जाए और उस तर्ज पे ये कोई तहरीक ना बना सकें जैसे पहले बनाई गई थी। उस तहरीक में तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड थीं, PTI भी, PMLN भी, और तमाम जो जमातें थीं वो इस बात पर मुत्तफिक थीं कि ये तहरीक चलाई जाए, तो हर किस्म के वकला उस तहरीक में शामिल थे। लेकिन इस दफ़ा एक डिवीज़न होगी, जो नून लीगी वकला हैं वो इस तहरीक का शायद हिस्सा नहीं होंगे, और अगर ऐसी सूरत होती है कि जहाँ पर डिवीज़न हो तो फिर वो वाली स्ट्रेंथ आना ज़रा मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, नून लीग का एक बड़ा अहम और आसान हरबा होता है वो ये कि ये किसी भी तरह लोगों को ऑब्लाइज करके अपने साथ मिला लेते हैं। इस सिलसिले में ये खबरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ बार्स को करोड़ों रुपए की ग्रांट्स दी जा रही हैं, और उसका भी मकसद बुनियादी तौर पर यही है कि लोगों को अपने साथ मिला लिया जाए। इसी तरह से मीडिया में एक पूरा मुहिम बनाने के लिए भी लोगों को अपने साथ खुश रखा जाता है। तो एक पूरे तरीके से ये लोग जिस तरह से कैंपेन को रन कर रहे हैं, मुनज़्ज़म कर रहे हैं, उसमें कोशिश इनकी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑब्लाइज करके अपने साथ मिला लिया जाए और डिवीज़न क्रिएट की जाए ताकि वो स्ट्रेंथ ना पकड़ सके। तो वकला के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि क्या वो उस तरीके की कोई उस तर्ज की तहरीक खड़ी कर सकते हैं। पीर वाले दिन ये गुमान है कि वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती के लिए जमा होंगे। अगर वो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है तो यकीनी तौर पर ये हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी होगी, लेकिन अगर उसमें ये दरार डालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर अगेन इनके लिए सत्ते खैरा वाली सिचुएशन हो सकती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें, नवाज शरीफ साहब ने एक और ब्लैकमेलिंग भी शुरू कर दी है। उन्होंने जो आखिरी गुफ्तगू की है उसमें वो फरमा रहे थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुदा न खास्ता, अब आप इससे भी अंदाज़ा लगाइए कि आइन के मुताबिक एक फैसला है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, और उसके साथ वो कह रहे हैं खुदा न खास्ता अगर उन्होंने ये फैसला दिया तो फिर डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। ये कोई खदशा नहीं था, ये सीधी सीधी धमकी थी। बहुत सारे लोग इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि जानबूझकर IMF के साथ डील को लंबा किया जा रहा है, नहीं इसको किसी तोड़ पहुंचाया जा रहा। उसकी वजह भी बुनियादी तौर पर यही बताई जा रही है कि ये हुकूमत ये समझती है कि अगर IMF के साथ डील हो गई तो शायद इस्टेब्लिशमेंट भी इनके पीछे से अपना हाथ उठा ले, इसलिए ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की ये ज़रूरत रहे, डील ना हो, ताकि इस्टेब्लिशमेंट इनको सपोर्ट करती रहे। और ये डील को जानबूझ के लटकाया जा रहा है। ये डील वरना क्यों ना हो जाती, जब सारी शराइत IMF की पूरी हो रही हैं तो फिर बार बार IMF इसको क्यों आगे प्रोलॉन्ग कर रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं, उनका ख्याल है कि ये खुद इसहाक डार साहब और इस हुकूमत की अपनी एक स्ट्रेटजी है कि IMF के साथ डील को फाइनलाइज ना किया जाए और किसी भी तरह मामलात को वैसे ही चलाया जाए ताकि इस हुकूमत की यहाँ पर मौजूदगी ज़रूरी रहे इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक भी है कि जनाब अगर हमें सपोर्ट ना की गई, इलेक्शन में हमें ज़बरदस्ती जाना पड़ा, तो फिर मईशत भी आपकी हम दिवालिया करके ही जाएंगे। वो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं फिर तुम्हें भी डुबाएंगे, तो वही वाली सूरत हाल है, तुम्हें भी सनम ले डूबेंगे, ये वही वाली सूरत हाल है कि अगर हमें इलेक्शन में जाना पड़ा तो हमारा तो सियासी सरमाया इस वक्त सिफर है। तमाम सर्वेस, तमाम लोगों को ये खुली हकीकत है जो दीवार पे लिखी है कि इमरान खान बड़ी आसानी से 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत ले जाएंगे। तो फिर इस सूरत में इन्होंने ये भी एक धमकी दे दी है। ये पैगाम बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी था, चीफ जस्टिस के लिए भी था कि अगर हमें लाजमी भेजा गया इलेक्शंस की सूरत में इस वजह से, तो फिर हम भी मईशत को ज़मीन बोस करके ही जाएंगे और फिर किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ ज़मीन बोस हो जाएगा। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि मईशत पर भी इस वक्त, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर भी इस वक्त सियासत की जा रही है। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि एक अहम मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक अहम आइनी ओहदेदार से आज रात मुतवक्के है। ये खबरें हैं, उसमें क्या फ़ैसला होता है और क्या उसके रिज़ल्ट्स होंगे उसका अंदाज़ा हमें पीर के रोज़ होगा, क्योंकि
चीफ जस्टिस साहब हत्तुल इम्कान ये कोशिश कर रहे हैं कि मसालिहत के तरीके से ही सारे मामलात किए जाएं, लेकिन मुसलसल उनकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, क्योंकि वो तो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए कोई कंसेंसस हो जाए, लेकिन ये हुकूमत ज़ाहिर है जब इलेक्शन चाहती नहीं तो वो कंसेंसस भी करने के लिए क्यों बैठेगी, इसीलिए वो बैठने के लिए तैयार नहीं है और साफ साफ कह रहे हैं कि हमने इमरान खान से कोई बात नहीं करनी। जबकि दूसरी तरफ खान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और वो कोई अमनो अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के भी मूड में नहीं है। उन्होंने अंडरटेकिंग भी दी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा रही। तो अब आप खुद समझदार हैं कि हालात फिर कौन ख़राब करना चाह रहा है। चीफ जस्टिस इस सिलसिले में क्या अहम किरदार अदा कर सकेंगे, ये हमें मंडे को पता चल जाएगा जब उनकी अहम मुलाकात हो जाएगी। उससे पहले ही काफ़ी कुछ हो जाएगा। और आखिर में जाते जाते इतनी सी बात ज़रूर कहूँगी, एक सोशल मीडिया पर आजकल बड़ी फुटेज वायरल है, आज ही की फुटेज है कि जब खान साहब इफ्तार कर रहे थे अपने कारकुनान के साथ और ज़मीन पर बैठे वो इफ्तार कर रहे थे। बहुत ज़्यादा लोग इस फुटेज पे कुछ कमेंट्स कर रहे थे और बड़ा अच्छा ये मंज़र लग रहा था देखने वाले को कि एक लीडर, एक ऐसा लीडर जो एक इंटरनेशनल पहचान रखता है और अपना वेट रखता है और अपनी एक हैसियत रखता है, मकाम रखता है, एक हमागीर शख्सियत का मालिक है और इस वक्त करोड़ों दीवाने हैं इस मुल्क में उसके, और वो बड़े मज़े से कारकुनान के साथ ज़मीन पर बैठा शामियाने के अंदर, और शामियाना भी ऐसा जो ऊपर से सारा गीला है बारिश की वजह से और कहीं कहीं से वो ज़ाहिर है लीक भी कर रहा है, लेकिन वो बैठा है अपने कारकुनान के साथ और बड़े आम माहौल में उनके साथ बैठ के रोज़ा भी इफ्तार कर रहा है, उनसे बातचीत भी कर रहा है। कारकुनान के साथ किसी भी लीडर की ये कमिटमेंट उसके लिए एक फुल डोज होती है जो उसके अंदर एक नई एनर्जी भर देती है। इमरान खान साहब की ये सादगी बहुत से लोगों को, उनके लिए आप समझ लें कि एक अलग ही उनको मुमताज़ हैसियत दे देती है। अभी कुछ दिन पहले ही वो चारपाइयों पे बैठकर कोर कमेटी का इजलास भी कंडक्ट कर रहे थे और ज़मीन पर बैठकर वो रोज़ा भी इफ्तार कर रहे थे कारकुनान के साथ। कुछ ज़मीन पर चीज़ गिरी हो वो भी उठा के खा लेते हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जो आपको लोगों के साथ कनेक्ट करती हैं, आप लोगों को अपने साथ इस तरह से जोड़ लेते हैं कि लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हीं का हिस्सा हैं। इसके बरक्स अगर हम ये देखें कि लीडर ने बहुत बड़ी कोई किसी दूसरे मुल्क में बैठा है, बड़े शाहाना महल में बैठा है और बड़े महंगे कपड़े पहन के बैठा है, बड़े महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा है और बड़े उसके बच्चों ने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं और बड़े ब्रांडेड बैग्स लिए हुए हैं और वो किसी और दुनिया के लोग लग रहे हैं। वो लगता ही नहीं कि वो हमारे अंदर से हैं, हम में से हैं। वो लगता है कि वो किसी और दुनिया के लोग हैं, इनके मसले ही और हैं, ये कोई और ही मखलूक है, ये कोई और ही खलकत है जो यहाँ पर उतरी हुई है। तो लोग उनके साथ उस तरह कनेक्ट नहीं कर पाते और इसलिए जब वो अवाम के मसाइल की बात करते हैं तो फिर यही होता है कि लोग समझते हैं कि इनको क्या पता अवाम के मसाइल का, ये तो जिस तरह जन्नत में बैठे हैं, इनको तो आइडिया ही नहीं है कि जो आटे की लाइन में लगे लोग, रोज़ेदार खड़े हैं घंटों 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 एक मुफ्त आटे के थैले के लिए, वो कितना परेशान है, वो कितना ख्वार है, वो कितनी तकलीफ़ में है कि वो मौत को गले लगा रहा है, लेकिन उसको अपने बच्चों का पेट भरने के लिए एक ख़राब सा आटा चाहिए। वो आटा जो काबिल इस्तेमाल भी नहीं है, लेकिन वो चूँकि मुफ्त मिल रहा है, उसको लेने के लिए वो अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाने के लिए तैयार है। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।